नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह। तो इस वीडियो में हम पियाजे के बचे दो स्टेजेस और उनकी आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने पियाजे की पिछली दो वीडियो को नहीं देखा है, पहले उसे देख लें, तभी ये समझ में आएगी। तो हमें इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेज पर चर्चा करना है। उसके पहले जो उनकी दो स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको भी हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इसमें हमें पढ़ना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो तीसरा चलिए देखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहले है लॉजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, तर्क के साथ सोचने लगता है, और वो थिंकिंग जो उसकी तार्किक हो जाती है। तो यही है लॉजिकल थिंकिंग। और दूसरा है रिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी के गुण आ जाते हैं, जबकि हमने पढ़ा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब बच्चा वो सोच सकता है कि कोई वस्तु उस अवस्था से वो अपने मूल अवस्था में आ सकती है, ये होती है रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि हमने पिछले में यही एग्जाम्पल दिया है प्री ऑपरेशनल में कि पियाजे अपने बच्चे को स्कूल ले गए, और ले जाने के बाद उससे उन्होंने पूछा कि क्या आप अब यहाँ तक तो रास्ता देख ही लिया है तुमने, तो मैं चला जाता हूँ, तुम चले आना। तो उनका बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ तक आने का रास्ता देखा हूँ, जाने का नहीं। तो वो इरिवर्सिबिलिटी थी। लेकिन अब इसमें अगर बच्चा जाएगा तो वो वापस भी आ जाएगा, ये रिवर्सिबिलिटी होती है। अब इसमें तीसरा देखते हैं, डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या होता है? डिसेंट्रेशन में कुछ होता नहीं है वैसे। इसमें बच्चा ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, इसमें कम और ज़्यादा की गलतियां वो नहीं करता है, जो कि पिछली स्टेजेस में कर रहा था। और उसके बाद हम देखेंगे ये जो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इसमें जो है कॉज एंड इफेक्ट इसमें बच्चा किसी भी काम को करने के लिए कारण और प्रभाव को जान जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को लेट होता है तो वो कहेगा कि साइकिल थोड़ा तेज़ चलाओ, स्कूल जल्दी पहुंचना है। तो इसमें वो बच्चा जान रहा है कि जब साइकिल तेज़ चलाएंगे ये कारण हो गया, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो स्कूल जल्दी पहुंचेगा। तो उसे काज और इफेक्ट के बारे में पता चल जाता है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, बच्चा कहेगा कि कपड़े को धूप में रख दो, जल्दी सूख जाएगा। तो कारण क्या है? धूप में रखना। प्रभाव क्या है? जल्दी सूख जाएगा। अब पांचवा देखते हैं, क्लासिफिकेशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में क्लासिफिकेशन के गुण नहीं थे, इसमें क्लासिफिकेशन के गुण आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण। तो इसमें होता क्या है? क्लासिफिकेशन में वस्तुओं को उनके गुण के अनुसार वो वर्गीकृत करना सीख जाता है। मान लीजिए गुण, जैसे किसी को आकार के अनुसार वर्गीकृत कर दिया, तो किसी को रंग के अनुसार वर्गीकृत किया, तो उसमें क्लासिफिकेशन के गुण आ जाते हैं। और बचा छठवां देखते हैं, सीरिएशन। इसमें सीरिएशन होता है श्रृंखला के अनुसार बनाना। जैसे कि वस्तुओं को क्रमबद्धता उसमें आ जाती है, उसको बड़े से छोटे आर्डर में, छोटे से बड़े आर्डर में बच्चा करना सीख जाता है। और यही होता है सीरिएशन। उसके बाद बचता है कंजर्वेशन में बच्चा जो होता है वो वस्तुओं के किसी एक पहलू को नहीं देखता है, वो उनके सभी पहलुओं को देखता है। जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा केवल किसी एक पहलू को देखता है, इसलिए उसमें कंजर्वेशन के गुण नहीं होते। इसमें वो किसी भी चीज़ के सभी पहलुओं को देखने लगता है। तो ये होता है कंजर्वेशन। इसमें बच्चे की सोच में जो होता है, जो ऑपरेशनल स्टेज है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे का जो चिंतन होता है वो अधिक लचीला हो जाता है। और इसमें बच्चा जो है, इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें मूर्त वस्तुओं और अनुभवों को समझना सीख लेता है। इस स्टेज में बच्चों में विचारों में विरोधाभास भी पाए जाते हैं।
और इसी स्टेज में बच्चे संख्याओं को समझना जान जाते हैं। इसी स्टेज में बच्चे वर्ग व संबंधों के बारे में तर्क देना शुरू कर देते हैं और इसी में बच्चे तार्किक चिंतन शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चों के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 से 15 या उससे ऊपर के बच्चों में पाया जाता है। ये लास्ट स्टेज है पियाजे के अनुसार। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि विचारों का, इसमें विचारों में संपूर्ण जो है सामान्यीकरण आ जाता है। वैचारिक आवृत्ति की सोच होती है इसमें काल्पनिक रूप से बच्चा सोचने लगता है। इसमें आदर्शवाद का भी विकास होने लगता है, हो जाता है पूरा। इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इसमें मतलब काल्पनिक थिंकिंग करने लगता है, मतलब वो सोचने लगता है किसी भी वस्तु को। एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद दूसरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चा इसको अमूर्त चिंतन कहते हैं हिंदी में। किसी भी वस्तु के बारे में सोचेगा, उसे अपने मन में, मस्तिष्क में कल्पना करेगा और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और ये जो डिडक्टिव थिंकिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा जो है डिडक्टिव थिंकिंग में होता क्या है, बच्चा जो है डिडक्टिव थिंकिंग में बच्चा जो है जनरल रूल, कोई भी नियम जो होता है, नियम से ही वो नियम पहले सीखेगा, उसके बाद वो उदाहरण खुद देने शुरू कर देता है। ये होती है डिडक्टिव थिंकिंग में। होता क्या है कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद वो रूल बताया जाता है ये। और डिडक्टिव थिंकिंग तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो बच्चे में जन्म से ही पाई जाती है। तो ये जो उन्होंने परिभाषा दी उसमें कहा है कि तर्कपूर्ण चिंतन करने लगते हैं बच्चे इसमें, जिसे पियाजे ने ही परिकल्पनात्मक चिंतन बताया, तर्कना बताया। इसे ही हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है बच्चे में। और इसी स्टेज में बच्चे में ईगो सेंट्रिक जो होता है वो सबसे हाई लेवल पे होता है, जबकि चाइल्ड में सबसे कम होता है। फिर इसमें एडोलसेंस में बच्चा चला जाता है, इस स्टेज में एकदम पीक पे होगा। और उसके बाद ओल्ड में धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे आएगा। जैसे ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये मान लीजिए ये चाइल्ड है, चाइल्ड से ये गया एडोलसेंस, इसी में पीक पे, उसके बाद ये ओल्ड है, ये इसका ग्राफ है। ये बच्चा चाइल्ड में है, ये एडोलसेंस में है और ये ओल्ड एज में है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस स्टेज में ही बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब जब ये वो सोचने लगता है तो उसे लगता है कि हमारे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, सही सोचते हैं तो कुछ बताएगा, गलत कुछ चीज़ों में लगेगा उसे गलत सोचते हैं। उस समय इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिज्म इसी स्टेज में पाई जाती है। तो चलिए, चारों स्टेजेस हो गई पियाजे की। अब हम बात कर लेते हैं आलोचना पे। तो पियाजे की सबसे एक ही इम्पॉर्टेंट आलोचना है, सबसे ज़्यादा फेमस, जो कि उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है कल्चरल एवं सोसाइटी इन्फ्लुएंस को मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया है। जीन पियाजे ने कल्चरल और सोसाइटी इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर दिया है। उनका कहना है कि मतलब बच्चे के विकास के लिए कल्चर और सोसाइटी उतना अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जबकि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट बिना कल्चर मतलब संस्कृति और सोसाइटी मतलब समाज, संस्कृति और समाज के बिना किसी भी बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। ना तो मेंटली भी नहीं हो पाएगा, नहीं वो फिजिकली भी नहीं हो पाएगा। चलिए, पियाजे के एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मतलब इसका शिक्षा में कैसे यूज करते हैं। तो पियाजे तो मानते हैं कि बच्चा जो है कि वो अपने ज्ञान को अपने अनुभव से प्राप्त करता है। बच्चे मतलब एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो खोज खुद करते हैं। इसलिए बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चा उसमें खुद एक्टिव रहे, और बच्चे को स्टडी के पहले तैयार किया जाना चाहिए। और
इसके अनुसार ही जब बच्चे को एक इन्वायरमेंट दिया जाए उसमें टीचर का एक बस सहायक के रूप में ही होना चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। और जो कि और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा किस एज में है और वह उस एज में किस तरह समझेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाते वक्त टीचरों को ये ध्यान में देना चाहिए कि बच्चा इस स्टेज में है तो वो किस तरह से वो समझ पाएगा, उस हिसाब से उनको समझाना चाहिए। तो यही थी पियाजे की थ्योरी। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट को और नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।